Hello students, today we'll start with sum number 13. सम नंबर 13 का डेटा देखो, हमें एक सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. We need to find out the equation of the tangent which is parallel to line x plus 2y plus 3 is equal to 0. देखो अब इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं. विल स्टार्ट विथ मेथड 1. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m, अगर सर्कल पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप हम लोग m रखें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज equation of tangent is y is equal to mx plus or minus r into under root of 1 plus m square. This is the equation of tangent having slope m. इस इक्वेशन में r क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो r का वैल्यू 2 हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ r विल बी 2. टेंजेंट जो है वो इस लाइन को पैरेलल है. चैप्टर नंबर 10 में हमने ये सीखा था कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल. ये लाइन का स्लोप होगा -1/2. टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है तो उसका स्लोप भी हो जाएगा -1/2. इन दैट केस द इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम y इज इक्वल टू -x/2. m का वैल्यू रखा, r is 2, 1 plus m square that will be 1/4. इसका एलसीएम ले लो. 4 plus 1 5 √5. 2y is equal to -x plus or minus 2 √5. सबको इस साइड ले आओ. x plus 2y plus or minus 2 √5 is equal to 0. ये हो गया उस टेंजेंट का इक्वेशन जो इस लाइन को पैरेलल है. सेकेंड मेथड 2 हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं. हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो इस लाइन को पैरेलल है. हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वो इस लाइन को पैरेलल है. तो अगर टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है तो उसके इक्वेशन में x plus 2y तो आएगा ही. कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो वो मैं लिख देता हूँ प्लस k इज इक्वल टू 0. चैप्टर 10 का कंसेप्ट यूज करा. पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में x और y का पार्ट सेम रहता है, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा x plus 2y प्लस सम कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0. अब हम लोग यहां पर k कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो लाइन है वो सर्कल को टेंजेंट है. फॉर टेंजेंट वी हैव द रिलेशन p इज इक्वल टू r. p क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लाइन. सेंटर ओरिजिन है, ये लाइन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square is equal to r. What is the radius of the circle? 2. Mod k is equal to 2 √5. k कितना हो गया? प्लस और माइनस 2 √5. Therefore, we can write the equation of tangent is x plus 2y plus or minus 2 √5 is equal to 0. ये हमारा आंसर रहेगा. क्लियर? लिखो. नेक्स्ट सम देखो. In sum number 14,
हमें पूछा है टू फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इफ द इक्वेशन, सम नंबर 14 में जो सर्कल है सर्कल का जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो सर्कल है इसका सेंटर आएगा 3,4, सर्कल का सेंटर आएगा 3,4। टेंजेंट का इक्वेशन हमें दिया है 3x प्लस 4y। ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 50। हमें ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके देना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर माइनस mr स्क्वायर बाई सी कॉमा आर स्क्वायर बाई सी। ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए मैंने बहुत बार इस बात को रिपीट करा था कि दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली फॉर दोज सर्कल्स हुज सेंटर इज ओरिजिन। जिन सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, सिर्फ उन सम्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये पर्टिकुलर सम में सर्कल का जो सेंटर है वो 3,4 है, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का मैंने आपको दूसरा मेथड भी सिखाया था। आप नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर लें, इसको बोल दो इक्वेशन 1, एंड नाउ आवर वर्क विल बी टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। और मैंने थियरी में लिखवा दिया था कि टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टेप 2, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को सॉल्व करें। उनको सॉल्व करने पर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल गो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट का इक्वेशन ये है, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा 4x माइनस 3y प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मैंने सिखाया था कांस्टेंट भी आप ओरली फाइंड करने का रखें, थोड़ा टाइम बचाएं। कांस्टेंट कैसे मिलेगा? नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मतलब 3,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह पे 3 रखो, 12 माइनस 12 0 ही आ गया, तो इसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू भी 0 ही है, तो इज इक्वल टू 0। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। आप इसमें डाल देते तो भी चलता, x की जगह पर 3, y की जगह पर 4, 12 माइनस 12 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 0। MCQ में ये सारे स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, आप ओरली भी कांस्टेंट का इक्वेशन, कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो फाइंड करने की प्रैक्टिस रखें। अब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है, वी ऑल्सो हैव द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों को आप सॉल्व कर दो। सॉल्विंग 1 and 2 will give us our required answer। ठीक है, दिस वॉज सम नंबर 14। सम नंबर 15 देखो। सम नंबर 15 में जो सर्कल का इक्वेशन हमें दिया है, उस सर्कल के इक्वेशन से हमें सेंटर मिल जाएगा। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी 1,2 and the radius of the circle is going to be f square g square plus f square minus c, that is 3। दो सम है, हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। गिवन कंडीशन इज टेंजेंट जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं
वो इस लाइन को पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। और उसके बाद पैरेलल भी हमें यहाँ पर दिया गया है। बात समझो, यहाँ पे सर्कल का सेंटर 1,2 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा आज के फर्स्ट सम में, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है, वो फॉर्मूला के लिए सर्कल का सेंटर ओरिजिन होना चाहिए। वी विल गो बाय मेथड 2, जिस फर्स्ट सम परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जिस टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से उसका इक्वेशन आएगा 4x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल का टेंजेंट है, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू r का रिलेशन लगा सकते हैं। दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, देयरफॉर p इज इक्वल टू r। p मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। क्या आंसर आएगा 4 प्लस 6 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3। k प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। अगर प्लस 15 लेंगे तो k 5 आएगा, और माइनस 15 लेंगे तो k माइनस 25 आएगा। उस केस में टेंजेंट के इक्वेशंस रहेंगे या तो 4x प्लस 3y प्लस 50 या 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी सम कुछ इस तरह से होगा। डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो कि ये लाइन हमें दी है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो पहला टेंजेंट इस तरह से बनेगा, हो गया इस लाइन को परपेंडिकुलर, और दूसरा टेंजेंट इस तरह से बनेगा। ये इसका डायग्राम। समझो कि इसका इक्वेशन हो जाए 4x प्लस 3y प्लस 50, 4x प्लस 3y माइनस 25। ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्राई करें वही समय परपेंडिकुलर की जगह पर क्या यूज करना है, पैरेलल। यही मेथड रहेगा। लास्ट में k का वैल्यू क्या होगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट सम में हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना था। सर्कल का सेंटर था 1,2, रेडियस 3 था। हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे वो इस लाइन को पैरेलल था। मतलब समझो ये सर्कल, ये लाइन कौन सा लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम जिस टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं वो इस लाइन को पैरेलल है। दो टेंजेंट बन सकते हैं। मेथड क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन
3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। k फाइंड करने के लिए p इज इक्वल टू r, सेंटर 1,2 है, 3 माइनस 8 प्लस k अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 15। अगर प्लस 15 लोगे तो k 20 और माइनस 15 लोगे तो k माइनस 10। इस तरह से k की दो वैल्यूज आएंगी 20 एंड माइनस 10। ठीक है, एक बार आप इसको टैली कर लो, देन वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट है 7,4 एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला है। सम लेंदी होगा, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सर्कल जो दिया है उसका सेंटर आएगा 3,-2। द सेंटर ऑफ द सर्कल is going to be 3,-2 and the radius of the circle is going to be g square plus f square plus that is। अब चेक कर पाओगे हम टेंजेंट को कौन से पॉइंट से बना रहे हैं, 7,4 से। दैट पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट है 7,4, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंजेंट बनेंगे, पर फॉर्मूला mx वाला यूज क्यों नहीं होगा, बिकॉज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट ओरिजिन। तो क्या करें, लेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी m। लेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट को कौन से पॉइंट से बनाया गया है, 7,4। पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा 7,4 है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 7। दैट विल गिव अस mx माइनस y प्लस 4 माइनस 7m इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन बना। m फाइंड करने के लिए फिर से वही फंडा, p इज इक्वल टू r। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल, x की जगह पर 3 आएगा तो 3m, y की जगह पे -2 आएगा तो +2 प्लस 4 माइनस 7m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू r। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, 4। क्या आंसर आया इसमें, 6 माइनस 4m इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर कर लो, 6 माइनस 4m द होल स्क्वायर, एक्सपांड कर रहे हैं, 36 माइनस 48m प्लस 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16, ये गया 48m, 36 माइनस 16 20, तो m कितना आ गया, 5/12। 7,4 पॉइंट से हम लोग टेंजेंट को बना रहे थे। पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, वो आप चेक कर पाओगे। इस तरह का एक केस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, आज फिर से रिपीट हुआ। व्हाट आई एक्सप्लेन्ड वाज, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहाँ से दो टेंजेंट बनने ही चाहिए, और अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं तो m की दो वैल्यूज कैलकुलेशन से आनी ही चाहिए। तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है और कैलकुलेशन से हमें पता हो कि m की दो वैल्यू आनी ही चाहिए, पर कभी ऐसा हो जाए
कि कैलकुलेशन से m की हमें एक ही वैल्यू मिले तो समझ जाने का कि इन दैट पर्टिकुलर केस वन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज गोइंग टू बी वर्टिकल। उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट पास हो रहे हैं उनमें से एक टेंजेंट वर्टिकल होगा, इसलिए कैलकुलेशन में हमें m की एक ही वैल्यू मिली। अगर दो स्लांट टेंजेंट होते तो m की दो वैल्यू मिलती। अगर एक का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता तो m की वैल्यू 0 भी मिलती, पर दो वैल्यू मिल जाती। पर अगर कैलकुलेशन से एक ही वैल्यू मिले एंड वी नो टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो समझ जाने का कि सेकेंड टेंजेंट इज गोइंग टू बी वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से एक ही वैल्यू मिली है ना। पॉइंट कौन सा है? 7,4। इन दिस केस अगर हम m का वैल्यू 5/12 ले ले, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी y minus y1 5/12 x minus 7, 12y minus 48 5x minus 35, तो 5x minus 12y plus 13 is equal to 0। ये हो गया उस टेंजेंट का इक्वेशन जो 7,4 से पास हो रहा है और जिसका स्लोप 5/12 है। नाउ वी राइट हियर सेकेंड टेंजेंट इज वर्टिकल। सेकेंड टेंजेंट इज वर्टिकल, देयरफॉर उसका इक्वेशन x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x इज इक्वल टू a वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों टेंजेंट के हमको इक्वेशन मिले। हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करने का कहा गया है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, दूसरे मेथड से जाते हैं, नॉर्मल फाइंड करते हैं और टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इजी हो जाएगा। टेंजेंट वर्टिकल है तो नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो इन दिस केस अगर टेंजेंट वर्टिकल है नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू बी। नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, सेंटर ये रहा, तो y इज इक्वल टू -2। टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें तो POC का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 7, -2। इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, इसको 1 बोल दो, तो 12x प्लस 5y तो ठीक इक्वल टू 0 होना चाहिए। कांस्टेंट कैसे मिलेगा? नॉर्मल हमेशा कौन से पॉइंट से पास होता है? सेंटर से। रखो 12 3 36, 36 माइनस 10 कितना हो गया? 26। 0 लाने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? -26। इसको बोल दो 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आप सॉल्व करो तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, लिखो।
Okay, we'll move further. This was sum number 16. 17 नंबर का सम देखो, हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है। कौन से दो पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 एंड 3,1। अब आप बात को समझो, हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है जो 2,3 और 3,1 से पास हो रहा है और उसका रेडियस मिनिमम होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों लिखा है कि रेडियस मिनिमम होना चाहिए, तो उसका रीज़न ये है कि अगर दो पॉइंट्स दिए जाए तो उन दो पॉइंट्स से पास हो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। एक यूनिक सर्कल बनाना हो तो वी रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक यूनिक लाइन बनाना हो तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने ज़रूरी है। एक ही पॉइंट दिया जाए और आपको पूछे कि लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से पास हो जाए, तो उस पॉइंट से पास हो जाए ऐसे तो हम लोग इनफाइनाइट लाइंस को बना पाएंगे। इसलिए जैसे एक लाइन बनानी हो तो 2 यूनिक पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, उसी तरह से अगर सर्कल बनाना हो तो उन तीनों पॉइंट से पास हो ऐसा एक ही सर्कल बनेगा। तो टू फॉर्म अ सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या केस है, दो ही पॉइंट दिए हैं। अब अगर दो ही पॉइंट दिए हो तो उन दो पॉइंट से पास हो ऐसे हम लोग इनफाइनाइट सर्कल्स बना पाएंगे। इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू फॉर्म इनफाइनाइट सर्कल्स passing through the given 2 points 2,3 and 3,1। अब इन्होंने क्या पूछा है कि आप उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके दो जिसका रेडियस मिनिमम हो। तो वी नीड टू फाइंड दैट सर्कल फॉर विच द रेडियस मेजरमेंट इज मिनिमम। तो यहाँ पे सम बहुत छोटा है, एक ही लॉजिक है। इक्वेशन या हम लोग ऐसा लिख देते हैं, सर्कल हैविंग मिनिमम रेडियस विल हैव 2,3 and 3,1 as एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो समझो। जैसे मैंने आपको बोला कि 2,3 और 3,1 से पास हो ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, पर उस सर्कल के लिए जिसके लिए 2,3 और 3,1 क्या बन जाए, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, उस केस में सर्कल का रेडियस मिनिमम होगा। देखो उसका रीज़न है, आपको बचपन में ये सिखाया गया है, सर्कल में डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आप समझो, मान लो कि 2,3 इधर है और 3,1 इधर है। मैं एक ऐसा सर्कल बना दूं जिसके लिए ये दो हो जाए डायमीटर के एंड पॉइंट्स। मैंने एक सर्कल ऐसा बनाया जिसके लिए ये दो पॉइंट्स क्या बन जाए, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अब एक सर्कल मैंने ऐसा बनाया जिसके लिए इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो सेगमेंट बनी वो एक कॉर्ड हो गई। अब होता क्या है कि जितने भी सर्कल मैं बनाऊं जो इन दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे जिनके लिए ए बी सेगमेंट जो है वो कॉर्ड का काम करेगा। अब अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढो तो मेरे ख्याल से इसका डिस्टेंस आ रहा है √5। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है √5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला सर्कल मैंने बनाया था जिसके लिए ए बी डायमीटर था, तो वी कैन से फॉर दिस सर्कल
द डायमीटर लेंथ इज √5, इसका मतलब इससे लेंथी कॉर्ड कोई बनेगा नहीं। अब मैंने दूसरा सर्कल बनाया जिसके लिए ए बी कॉर्ड है, लेंथ तो उस कॉर्ड का √5 ही रहा, पर वो सेकेंड सर्कल के लिए क्योंकि ए बी कॉर्ड है उसका जो डायमीटर होगा उसका लेंथ √5 से तो बड़ा ही होगा, वो ऑब्वियस है क्योंकि डायमीटर इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो हमने जिस सर्कल को बनाया उसके लिए ए बी कॉर्ड है, अब उस सर्कल का डायमीटर उसका लेंथ इस कॉर्ड ए बी के लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। तो ए बी √5 है, डायमीटर का लेंथ उससे ज़्यादा ही होगा तो रेडियस उससे ज़्यादा ही आएगा। मान लो बहुत बड़ा सर्कल बना, ए बी एक छोटा सा कॉर्ड है उस सर्कल के लिए, पर डायमीटर तो उससे लेंथी ही होगा। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा सर्कल बनाओ जिसके लिए ए बी बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर का लेंथ उस कॉर्ड के लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा ही आएगा। पर अगर आप ऐसा सर्कल बनाओ जिसके लिए ए बी खुद डायमीटर हो जाए तो वो सर्कल के लिए ए बी डायमीटर बन गया तो वो लॉन्गेस्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद जो सर्कल बनेंगे उन सबका डायमीटर तो ज़्यादा ही होगा तो रेडियस भी उनके ज़्यादा होंगे। तो सबसे कम रेडियस वाला सर्कल वही बनेगा जिसके लिए ए बी क्या बन जाए, डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसलिए मैंने लिखा कि जिस सर्कल का रेडियस मिनिमम होगा उस सर्कल के लिए ये जो दो पॉइंट हैं दे विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। अगर ये दो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो सर्कल का इक्वेशन हमने सीखा था x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको आप एक्सपांड कर दो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose radius is going to be minimum। क्लियर? 18th क्वेश्चन देखो, एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट टू सर्कल, पैरेलल भी दिया हुआ है, ओके, एंड सेंटर इक्वेशन दिया है 1,2। देखो इक्वेशन कुछ, अरे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्कल 1,2 है, सर्कल का सेंटर 1,2 है, सर्कल पे एक टेंजेंट का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करके देना है। क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं वो समझो। सर्कल का सेंटर 1,2 है और सर्कल पे एक टेंजेंट पहले से दिया गया है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें इस सर्कल पर एक और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करके देना है जो इसको पैरेलल है। वी नीड टू फाइंड आउट the equation of a tangent which is parallel to x plus y is equal to 5 and the center of the circle is 1,2। तो बात समझो, x plus y is equal to 5 ये सर्कल पर टेंजेंट है, ये कंडीशन दिया है। हमें जिस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है वो इस गिवन टेंजेंट को पैरेलल ही है। हमें जिस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है वो इस गिवन टेंजेंट को पैरेलल है। बराबर। अब इसके दो मेथड है। अब पैरेलल है तो इसका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू के। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। You can find out the distance between the center of the circle and this। Clear? वही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा और फिर से वो फॉर्मूला P इक्वल टू R करके आप K का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है, देखो कैसे। प्रिपेयर अ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने एक लाइन बनाई जो गिवन टेंजेंट
x प्लस वाई इक्वल टू 5 को पैरेलल है एंड सेंटर से पास हो रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो x प्लस वाई तो फिक्स है, पैरेलल है, कांस्टेंट 1,2 से पास हो रहा है, तो x की जगह 1, y की जगह पे 2, 3 आया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी -3 लिखो या इक्वल टू 3। तो ये टेंजेंट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जो लाइन सेंटर से पास हो रही है और इस गिवन टेंजेंट को पैरेलल है, उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है। आप ये रिलेशन सोच सकते हो, 5 का 3 हुआ तो यहाँ पे 3 का कितना होगा? 1। ऐसा क्यों सोच सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू थिंक बिकॉज दिस टू डिस्टेंस फॉर दिस गिवन सर्कल आर गोइंग टू बी इक्वल। वो दोनों रेडियस है तो डिस्टेंस इक्वल ही होंगे। तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, हम लोग ऐसा जजमेंट ले सकते हैं 5 का 3 हुआ, 2 कम हो रहे हैं तो आगे 3 का 1 होगा। इस तरह से आप डायरेक्टली भी सोच के लिख सकते हैं। एल्स व्हाट यू कैन डू इज, पहले इन ये पॉइंट और ये लाइन के बीच में आप P इक्वल टू आर यूज करें। सेंटर 1,2, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, टेंजेंट है तो उन दोनों में पहले आप P इक्वल टू आर को यूज करें। उससे क्या होगा? P आपको मिल जाए, अरे R आपको मिल जाएगा, दैट विल गिव यू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर ये पॉइंट और ये वाला लाइन x प्लस वाई इक्वल टू k, इन दोनों में P इक्वल टू आर यूज करें। अब R पता है आपको तो आप k का वैल्यू भी फाइंड कर पाओगे। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ये अगर दिमाग में आ जाए तो थोड़ा फटाफट हो जाएगा। दिस वाज सम नंबर 18। सम नंबर 19 देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। देखो मैं सम समझा दूं। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या दी गई है वो समझो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो दो रूट्स आएंगे, x की जो दो वैल्यूज आएंगी, दे आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। कौन से दो पॉइंट्स हैं? a एंड b। अब इन दो पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू क्या है? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे, जो x की दो वैल्यू आएंगी, वो इन्हीं दो पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट होंगे। मान लो हम एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं ढूंढ रहे, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी x1 एंड x2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की जो दो वैल्यू मिली, समझो कि वो दो वैल्यू है x1 एंड x2। तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट x1 है और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट x2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर y की जो दो वैल्यू मिलेगी, समझो y1 एंड y2, तो वो इस पॉइंट A एंड B के लिए y कोऑर्डिनेट है। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें क्या पूछा है? हमें एक सर्कल का इक्वेशन मांगा है हमसे, जिसके लिए AB क्या है? डायमीटर है। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फॉर विच AB इज द डायमीटर। तो देखो, दिमाग में ये लेंथी मेथड तो अपने आप आ जाती है। हम एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टराइज ना हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट से तो हम x की दोनों वैल्यूज ढूंढ पाएंगे। सेम वे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको भी फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज ना हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट से हम y की दो वैल्यू ढूंढ लेंगे।
उस तरह से पॉइंट ए और पॉइंट बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ए बी डायमीटर है, ए एंड बी उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग पूरा सॉल्व करके सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। वो मेथड काफ़ी लेंथी है बट राइट, हमें वो मेथड कभी भी अप्लाई नहीं करनी, बहुत बहुत लेंथी है। एक कंसेप्ट को समझो, एक स्टेप में ही हम लोग इसका आंसर लिख पाएंगे। देखो कैसे, मान लो इतना सारा तो अभी हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं आर x1 and x2, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x1 and x2। हम रूट्स को फाइंड नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम इन फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हमने रूट्स को सपोज कर दिया x1 and x2, रूट्स ऑफ y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर y1 and y2। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A विल बिकम x1 x2 and coordinates of A will become x1 y1 and coordinates of B will become x2 y2। तो पॉइंट A के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, पॉइंट B के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। नाउ आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल having AB as diameter is, उस सर्कल का इक्वेशन जिसके लिए AB डायमीटर है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड करते हैं, x स्क्वायर माइनस x(x2) माइनस x(x1), तो x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 x2। सेम वे y स्क्वायर y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर दिया। अब x1 प्लस x2, भाई x1 प्लस x2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है उसके सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2। क्या होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस b बाय a, तो -2। x1 इंटू x2 का क्या मतलब हुआ, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, c बाय a वो 3 आ गया। y1 प्लस y2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 1, सब कुछ रख दो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बिकम x स्क्वायर, x1 प्लस x2 -2 है तो प्लस 2x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर y1 प्लस y2 4। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेथड तो हम लोग लिखेंगे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट मेथड समझो, डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स थे वो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट थे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स थे वो दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट थे। हम एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे जिसका ए बी डायमीटर है, कंडीशन से याद रखना, डायमीटर होना चाहिए। तो उसका डायरेक्ट मेथड है दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप एडिशन कर लो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 2, तो आई कैन से डायरेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा
ये मेथड, ये सम आपको इस तरह के डेटा के साथ थोड़ा बहुत याद रखना है. नो नीड टू लर्न ऑल दिस इक्वेशंस. फंडा याद रखो. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो दो रूट्स हैं वो पहले पॉइंट, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, और फिर अगर हम उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करें जिसके लिए ए बी डायमीटर है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडिशन. दैट गिव्स अस द फाइनल आंसर डायरेक्टली इन वन स्टेप. क्लियर? लिखो इसे. नेक्स्ट हम देखो, एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. A C-shaped parabola has been given. Y square is equal to 4ax. A line has been given to us. Y is equal to mx plus c. क्या कंडीशन दिया है? The line y is equal to mx plus c intersects the parabola in a and b. ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट ए एंड बी में इंटरसेक्ट कर रहा है. हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है जिसके लिए ए बी क्या बन जाए? डायमीटर. We need to find out the equation of that circle for which AB is the diameter. तो ये वो डॉटेड सर्कल है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है. कंडीशन क्या है? AB उसका डायमीटर. हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है, हमारे पास लाइन का भी इक्वेशन है. हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. लास्ट 15-20 दिन से हम लोग क्या बोलते आए हैं? दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं. तो हमारे पास पैराबोला और लाइन दोनों का ही इक्वेशन है. हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं. दोनों को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू मिलेगी वो उन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और 10/10 x की वैल्यू किसी भी में रखेंगे, उससे जो y की वैल्यू मिलेगी वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट बन जाएंगे. तो हमारा काम ये है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. तो वी नाउ स्टार्ट सॉल्विंग. y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. y का वैल्यू mx प्लस सी इसमें डाल दो. तो mx प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसकी थोड़ी मरम्मत कर दो. m स्क्वायर x स्क्वायर 2mxc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. m स्क्वायर x स्क्वायर 2 और x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? mc माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और उसकी शक्ल बहुत खराब है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी. हम सॉल्व नहीं करेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. कीप इट एज इट इज. अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाया इन द फॉर्म ऑफ x.
इन दोनों को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर y। यहां पे मैंने इन दोनों को सॉल्व करा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब मैं इन दोनों को वापस सॉल्व कर रहा हूं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक काम करते हैं, x क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी, तो ये हो गया एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बात को समझो, इसको प्रीवियस सम के साथ कंपेयर करते हैं। आपके पास प्रीवियस सम का डेटा है, देखो उसमें x का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसके जो दो रूट्स थे वो a एंड b के x कोऑर्डिनेट है। अब अगर हम लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। इसको सॉल्व करके x की जो भी दो वैल्यू आएंगी दे विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a एंड b। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स अगर x1 x2 है तो यहाँ पे x1 x2 आएगा। सेम वे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स y1 y2 है तो यहाँ पे y1 y2 आएगा। और हम लोग उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए ए बी क्या बन जाता है, डायामीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी डायामीटर है, तो अगर उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो डायरेक्टली एक्स और वाई का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर लाने के लिए हम लोग डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, ऐड करने के टाइम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नाउ आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नोट लिख के रखना, फॉर एडिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट्स शुड बी इक्वल। ये जो आंसर लिखा है उसके बाजू में आप एज अ नोट लिख देना, टू ऐड बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल। भाई ऐसा क्यों करना पड़ेगा, सर्कल का इक्वेशन है, काफी टाइम पहले पढ़ा था, सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके आप बाद में ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिखें। क्लियर, लिखो। 21 आप ट्राई करें, डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। विल स्टार्ट विथ सम नंबर 22। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे सम नंबर 22। क्या लिखा है, एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, ओरिजिन से पास हो रहा है, कट्स कॉर्ड इक्वल टू यूनिटी, मतलब लेंथ 1 है, कॉर्ड का लेंथ 1 है, बाय लाइंस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन। मैंने बोला था आपको दो इक्वेशन होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दे और उससे जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। मतलब ये इक्वेशन
कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा? 2 लाइंस। अगर इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का दिया हो, कंबाइंड इक्वेशन दिया हो, ये इक्वेशन कौन सी 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइंड करना हो, तो आपका काम क्या होगा? जो कंबाइंड इक्वेशन दिया हो आप उसको फैक्टराइज कर ले। पहला फैक्टर फर्स्ट लाइन, सेकेंड फैक्टर सेकेंड लाइन। तो ये तो एकदम इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। y प्लस एक्स, तो पहला लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन को समझने का ट्राई करो। अब मान लो पहले हम ये 2 लाइंस बना देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन इधर से बनेगा, ठीक है। दिस इज द लाइन x माइनस वाई 0 या y इक्वल टू x, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लाइन ओरिजिन से पास होगा। ये लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड वी आर अवेयर दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप इसका m1 इंटू m2 गिनो, m1 इंटू m2 माइनस 1 आएगा, तो वी कैन से दिस 2 लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सम क्या है? सम ये है, हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है। हमारा काम है एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना। पहला कंडीशन ये है that the circle over here passes through origin। सर्कल को ओरिजिन से पास कराना है, ठीक है। दूसरा, इन 2 लाइन से सर्कल पर कॉर्ड बनेगा। इन 2 लाइन से सर्कल पर कॉर्ड बनेगा और उस कॉर्ड का लेंथ 1 होगा। देखो क्या लिखा है, कट्स कॉर्ड इक्वल टू यूनिटी। तो इन 2 लाइन से सर्कल पर कॉर्ड बनेगा जिसका लेंथ 1 कंसीडर किया जाना है। तो बात को समझो। समझो कि ये मैंने सर्कल बनाया, इस पॉइंट को हम लोग O नाम दे दे, इस पॉइंट को आप A नाम दे दो, इस पॉइंट को आप B नाम दे दो। तो वी कैन से OA इज द कॉर्ड ऑन द सर्कल कट बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। कॉर्ड का लेंथ है 1। OB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, OB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका भी लेंथ कितना होगा? तो के 1, ठीक है। हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है। अब बात समझो, एंगल AOB जो है वो π/2 है। तो इसका मतलब AB विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिख नहीं रहा पर होगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। AB से सर्कल पर जो एंगल बना वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब सर्कल का ये जो सेक्शन है वो सेमी सर्कल है। अगर वो सेमी सर्कल है तो वो तो डायमीटर से ही बनता है। तो AB जो है वो सर्कल का डायमीटर है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अब हमारा काम ये होगा, AB डायमीटर है तो A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमारे पास आ जाएंगे तो आगे हम लोग सर्कल का इक्वेशन अपने फॉर्मूला से फाइंड कर पाएंगे। एक बात आपको बता दूं, याद रखिएगा, मान लो कि ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस r है। ये शायद फिजिक्स में भी आप लोगों ने करा होगा। एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इफ दिस पॉइंट, सपोज P नाम दिया इसको, इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस r है और x एक्सिस से बना हुआ एंगल थीटा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे r cos थीटा, r sin थीटा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इफ द पॉइंट is at a distance of r from origin,
and angle made with x axis is theta, then coordinates of the point can be written as r cos theta, r sin theta. ये बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो एकदम सिंपल लॉजिक है. ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, r. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर x, y. ये पॉइंट x, 0, ये 0, 0 और ये एंगल थीटा है. ये डिस्टेंस फॉर्मूला से y हो जाएगा और ये x. अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा लगाएं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x बाय r, फिर आप साइन थीटा लगाएं तो y बाय r, x क्या बन गया, r cos थीटा, और यहां से y क्या बन जाएगा, r sin थीटा. ठीक है, इस तरह से डिराइव होता है. आपको कैसे याद रखना है, किसी भी पॉइंट के लिए डिस्टेंस r हो, एंगल थीटा, बस ये दो चीज याद रखें. डिस्टेंस r, एंगल थीटा, एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ ही बनता है तो वो याद रह जाएगा. डिस्टेंस r हो, एंगल थीटा हो, तो वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट आर r cos थीटा, r sin थीटा. बस आप ऐसे याद रखें, डिस्टेंस r, एंगल थीटा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा, r sin थीटा. ये पॉइंट देखो, ये जो लाइन है इसका स्लोप 1 है, स्लोप tan थीटा होता है, तो ये जो एंगल है वो π/4 बन जाएगा. ये एंगल π/4, तो पॉइंट A के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस बन जाएगा, पॉइंट A के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस बन जाएगा 1 और x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल हो जाएगा π/4. तो ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है और x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल π/4 है, तो पॉइंट A के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे r cos थीटा, r sin थीटा, r1 हो जाएगा. ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है और थीटा π/4, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/√2, 1/√2. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का दूसरा तरीका भी है. ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं. कौन सा लाइन था ये, y = x, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे a. समझो कि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट a है. अब इस पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन पर है, पॉइंट A y = x वाली लाइन पर है, तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. x कोऑर्डिनेट a रखा तो y कोऑर्डिनेट भी a आ जाएगा. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है. अब दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे. अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में a² + a² = 1, 2a² = 1 रूट में, √2 mod a = 1, mod a will be 1/√2. a कितना, ±1/√2. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो a की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, तो 1/√2, 1/√2. कोई भी मेथड से आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो आने चाहिए. B के डायरेक्ट लिखते हैं. ये पॉइंट B है. देखो एंगल तो π/4 ही बनेगा, नेगेटिव साइड पे है तो -π/4 सोच लेते हैं. ओरिजिन से डिस्टेंस 1 ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 1/√2 एंड y कोऑर्डिनेट -1/√2. तो A और B दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. क्लियर. B फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल π/4 ही बन रहा है, नेगेटिव है तो -π/4 सोच सकते हैं. तो उस मेथड से डिराइव करना हो तो करो, वरना डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि एंगल π/4 ही है. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. ठीक है.
आर कॉस π/4, R1 रख दो और एंगल आप -π/4 कर दो तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ सर्कल having AB as diameter, x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2 is equal to 0. ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया. a प्लस बी, a माइनस बी, इसको एक्सपांड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 तो कट जाएगा. इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? -√2x इज इक्वल टू 0. तो ये जो सर्कल बना उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -√2x इज इक्वल टू 0. ये तो हो गया केस 1. ऐसे तो 4 अलग अलग सर्कल्स बन सकते हैं. बात समझो, हम लोग सर्कल ऐसे भी बना सकते थे. ये कॉर्ड का लेंथ 1, ये कॉर्ड का लेंथ 1. सर्कल ऐसे भी बन सकता था और सर्कल जो है वो ऐसे भी बन सकता. अलग अलग क्वाड्रेंट में सर्कल बनाए जा सकते थे. ये जो मैंने सर्कल बनाया दैट वाज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सिमिलरली अ सर्कल कैन बी फॉर्म इस फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. सर्कल ऐसा भी बन सकता था सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सर्कल ऐसे भी बन सकता था थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो उसके इक्वेशन किस तरह से आएंगे वो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे. टोटल 4 सर्कल बन पाएंगे. ये मैंने बनाया, उसका पूरा मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन को डिराइव करा. अब इसी को देखते हुए बाकी 3 सर्कल्स जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं उनका इक्वेशन क्या होगा वो हमें लिखना है. तो बात को समझो, हर बार आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1/√2 में ही घूमेंगे. y इक्वल टू x है, उसका स्लोप 1 ही है. दूसरी लाइन का स्लोप -1 ही आएगा. कॉर्ड का लेंथ 1 है तो ओरिजिन से डिस्टेंस भी 1 ही होगा. तो इसका मतलब पॉइंट a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका फॉर्मेट तो 1/√2 में ही रहेगा. हाँ, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस का अरेंजमेंट चेंजेस हो सकते हैं. हमें फिलहाल वो सब के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली कैसे लिखें वो सोचो. ये सर्कल कौन से 2 क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट एंड फोर्थ. ये सर्कल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था. अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो देखो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल के इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही. ये तो डिफॉल्ट है. सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही. तीसरा टर्म कौन सा होगा, बस हमें यहाँ पे वो सोचना है. अब समझो, ये सर्कल जो पूरा हमने डिराइव करा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था. फर्स्ट और फोर्थ एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम था, पॉजिटिव 1/√2 तो ये आया. अब अगर सर्कल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाए, सर्कल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाए तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस आपको वो सोचना है. फर्स्ट और फोर्थ में एक्स सेम था, पॉजिटिव पॉजिटिव. तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो सर्कल होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों में सेम होगा 1/√2. तो दोनों में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? 1/√2. तो उसका इक्वेशन आएगा -√2y इज इक्वल टू 0. इसमें दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम था, पॉजिटिव था, तो -√2x. फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सर्कल होगा
उसमें दोनों के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा, प्लस में होगा 1/√2 1/√2, तो -√2y। अब जो सर्कल सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये वाला सर्कल, उसमें दोनों पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा और नेगेटिव होगा। इस सर्कल में a और b जो पॉइंट्स होंगे उनके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी और नेगेटिव होंगी। तो सेम होंगी x की और नेगेटिव होंगी, तो देखो पॉजिटिव थी तो -√2x, तो नेगेटिव होंगी तो +√2x। और जो सर्कल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला जो सर्कल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उस सर्कल में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू दोनों में सेम होगा और नेगेटिव होगा, तो y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, इट विल बी नेगेटिव, तो वो वाले सर्कल का इक्वेशन आएगा √2y = 0। ठीक है। 23rd नंबर का क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं, उसको देखते हुए अब 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में कंप्लीट कर देना। डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।